प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारकर राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू, बीकॉम पार्ट 3, विषय ABST, प्रश्न पत्र 2, वस्तु व सेवा कर में इससे पहले वीडियो में हमने GST के आधारभूत जानकारियों के बारे में बताया। वस्तु व सेवा कर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमने अध्ययन किया इसमें वीडियो के माध्यम से, और विश्व में वस्तु व सेवा कर का इतिहास क्या था उसके बारे में, और करों का समनिवेशन या चालू रहने वाले कर उनके बारे में जाना। केंद्र सरकार द्वारा जिन कर को GST में सम्मिलित कर लिया, राज्य सरकार द्वारा जिस कर को GST में सम्मिलित कर लिया उनका अध्ययन किया, और केंद्र सरकार द्वारा अन्य प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो आज भी विद्यमान हैं, ले रहे हैं, उनके बारे में, और राज्य सरकार द्वारा भी प्रचलित जो अप्रत्यक्ष कर थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम माल एवं सेवा कर की आवश्यकता क्या है, नीड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी क्या आवश्यकता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके साथ साथ हम GST और पूर्व कर के अधिनियम हैं उनका एक तुलनात्मक अध्ययन, GST एंड रियर टैक्सेज जो हैं उसका तुलना है उसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले माल व सेवा कर की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम ये मानते हैं कि जो विकास बढ़ता है उस रफ्तार को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से जो विकास होता है उस विकास के लिए जो पुराने कर ढांचे हैं उनमें परिवर्तन आवश्यक है, और उसी आधार पर ये परिवर्तन भी किया गया है। हम ये कहें कर के ढांचे में निरंतर सुधार होते रहते हैं, और पूर्व में 2003 में बिक्री कर के स्थान पर जो सेल्स टैक्स लगता था उसके स्थान पर वेट लगाया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स। परंतु वे वेट पर जो एवं सेवा करके अतिरिक्त अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष कर प्रचलित थे। वेट के साथ साथ अनेक प्रकार के जो डायरेक्ट टैक्स थे वो प्रचलित थे। इनमें अनेक प्रकार की कमियां थी जो कि पूर्व एवं वर्तमान कर ढांचे की तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है। इस प्रकार से पूर्व के कर ढांचे में काफ़ी कमियों के कारण ही GST का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात GST को लागू किया गया या प्रयोग में लाया गया। अब हम GST और पूर्व के टैक्स हैं उस अधिनियमों की तुलना करें तो GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, एवं इससे पूर्व चलने वाले जिन करों के स्थान पर GST लगाया गया वो भी सभी अप्रत्यक्ष कर थे। फिर भी ये बदलाव कोई पुराने के स्थान पर नए कर लगाने जैसी सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार, रिफॉर्म जो है वो है, जैसा कि हम आगे इन दोनों पूर्व के और GST के अधिनियम के तुलना करेंगे उसे पता लगेगा, और उसका आधार जो है उसको लेके एक एक बिंदुवार हम पूर्व कर अधिनियम और GST दोनों की तुलना करेंगे। सबसे पहला बिंदु है केंद्र व राज्य सरकार के कर अधिनियम। क्या तो केंद्र के थे और क्या राज्य के कर अधिनियम थे, पूर्व में क्या और GST में क्या है इसके। तो पहला है केंद्र एवं राज्य सरकार के कर अधिनियम, अर्थात राज्यों के कर अधिनियम। केंद्र के उत्पादन कर, कस्टम, CST अधिकार आदि समाप्त कर दिए गए, एवं राज्यों के वेट, मनोरंजन कर, विलासिता कर भी समाप्त कर दिए गए। GST केंद्र वस्तु व सेवा कर, पहले बताया था CGST को केंद्र के लिए व राज्य वस्तु व सेवा कर SGST राज्यों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में लागू किया गया है। दूसरा जो तुलना है बिंदु वह है कर उद्यम ग्रहण का आधार।
पुराने कर उत्पादन के स्थान, बिक्री के स्थान व सेवा प्रदान करने के स्थान पर आधारित थे, जबकि जीएसटी गंतव्य स्थान पर आधारित है, अर्थात जहां वस्तु व सेवा पहुंचती है अथवा वह स्थान जहां वस्तु व सेवा का उपभोग हुआ है। तीसरा है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जो था। केंद्र व राज्य सरकारों के कर अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर पंजीयन करना पड़ता था। इसमें एक रूपता आ गई जीएसटी में। एक रूपता से ई पंजीकरण, जो कि पैन कार्ड आधार पर कंप्यूटर की सहायता से सरलता से संभव है, इसका रजिस्ट्रेशन। चौथा जो अंतर है वो कर संग्रहण करने एवं कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। उत्पादन कर एवं सेवा कर के लिए एक जैसी प्रक्रिया, परंतु वेट के लिए सभी राज्यों में भिन्न भिन्न प्रक्रिया थी। जीएसटी के लिए केंद्र व राज्य दोनों के जीएसटी में समान प्रक्रिया व अधिकांश कार्य कंप्यूटर की सहायता से संभव है। पांचवा जो अंतर का बिंदु है वह कर प्रतिवेदन, चालान या कर भुगतान या कर जमा आदि की पुष्टि। अतः कर तंत्र द्वारा आंशिक पुष्टि, परंतु कर निर्धारण द्वारा ही पूर्ण प्रामाणिकता जो राज्य व केंद्र सरकार करती थी पुराने नियमों में। लेकिन वर्तमान में जीएसटी में जो तंत्र सिस्टम है द्वारा पूर्ण पुष्टि एवं कर जमा की सार्थकता जांच की जा सकती है, कर सकते हैं हम, और कर भुगतान की भी तंत्र द्वारा जांच हो सकती है। छठा जो अंतर का है वो उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी। केवल उत्पादन स्तर पर ही लगाया जाता था, जब उत्पादन करते थे उसी पे लगता था। इसके स्थान पर जीएसटी आ गया तब फुटकर व्यापारी के स्तर पर यह लगाया जाता है, जो छोटे व्यापारी हैं उन स्तर पर लगाया जाता है। सातवां है मूल तटकर एवं अतिरिक्त ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी और बीसीडी। आयात करने की दशा में केंद्र द्वारा एक अलग अधिनियम में लगाई जाती थी। इसके अलावा काउंटर वैलिडिटी ड्यूटी, सीवीडी एवं एडिशनल ड्यूटी लगती थी। और अब जीएसटी आने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पर जो अतिरिक्त ड्यूटी लगती थी उसकी जगह अब आईजीएसटी लगेगा, टैक्स ऑन इंपोर्ट, अर्थात बीसीडी प्लस आईजीएसटी। ये नया प्रक्रिया प्रारंभ होगी। फिर था सेवा कर था, जैसे सर्विस टैक्स था। यह लगभग सभी वस्तुओं पर केंद्र सरकार वित्त नियम के प्रावधानों के अनुसार लगाती थी, पूर्व जो कर अधिनियम थे उनमें। लेकिन जीएसटी आने के बाद जीएसटी में आपूर्ति नियमों, सप्लाई रूल्स के आधार पर अब इसके स्थान पर जीएसटी लगेगा। नौवां था केंद्रीय बिक्री कर, सीएसटी। यदि फर्म सी के आधार पर अंतर्राज्यीय बिक्री की जाती थी तो 2% कर लगता था, अन्यथा 5 से 14.5% तक कर की दर थी। और अब इसके स्थान पर जीएसटी लगाना प्रारंभ कर दिया गया है। एंट्री टैक्स था, प्रवेश कर था। यह पूर्व कर नियमों में कुछ राज्य अपने राज्य में दूसरे राज्यों से माल लाने पर उसे आयात मानते हुए प्रवेश कर लगाते थे। लेकिन जीएसटी आ जाने के बाद जीएसटी में इसे समाप्त कर दिया गया है। माल एवं सेवाओं का निर्यात, पूर्व जो नियम थे, अधिनियम था, उसमें इस पर कोई भी कर नहीं था। माल एवं सेवाओं का निर्यात जब होता था, आयात की तो बात थी लेकिन निर्यात पे कोई कर नहीं था पहले नियमों में राज्य के अंदर। अभी भी इस प्रकार कोई भी जीएसटी नहीं है, अभी भी इसमें जीएसटी नहीं। जो 12वां बिंदु है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में शाखा को माल भेजना, जो ब्रांच है उसको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजते हैं। जो फॉर्म ए प्राप्त होने पर इस पर कोई कर नहीं था, नो सीएसटी एंड नो वेट, ना तो उसमें सीएसटी लगता था ना उस पर वेट लगता था यदि फॉर्म जो है प्राप्त होता था तब। अब जीएसटी में
अब इस दशा में जीएसटी लगेगा, परंतु व्यापारी को इसकी पूरी रकम जमा मिलेगी। और 13वां जो मुख्य अंतर का बिंदु है वो है उसी राज्य में एक शहर से दूसरे शहर की शाखा को माल भेजना। उसी राज्य के एक शहर से दूसरे शहर में, जैसे जयपुर से भरतपुर, जयपुर से अलवर, जयपुर से कोटा, बूंदी, जिस तरह से दूसरे शहर की बात कराए, उस स्थिति में पुराने अधिनियम क्या थे, वर्तमान में जीएसटी में क्या है, तो ये राज्य के प्रावधानों पर निर्भर करता था, परंतु प्राय ये करमुक्त था। एक जिले से दूसरे जिले में मान लो, या एक शहर से दूसरे शहर में मान लो, ये राज्यों में जो नियम थे, प्रावधान बना रखे थे, उसके अंतर्गत था, लेकिन ये अधिकांश से करमुक्त था। जीएसटी में ये माल भेजने वाले व प्राप्त करने वाले का टिन, पेन नंबर की तरह ही व्यापारी का नंबर है, टिन नंबर है। टिन समान है तो जीएसटी नहीं लगेगा, अन्यथा परिस्थिति अनुसार लग भी सकता है। इसलिए इसका जीएसटी में क्या है, टिन होना चाहिए एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी का समान। और 14वां बिंदु है कर पर कर का जनता पर दुष्प्रभाव। कर पर कर का जनता पर दुष्प्रभाव। पूर्व के उत्पादन कर एवं सेवा कर के मध्य कर जमा का संबोधन संभव था, परंतु वेट अलग से लगता था। जीएसटी अब नए अधिनियम में या कानून में जीएसटी में उत्पादक से फुटकर व्यापारी तक पूरी रकम जमा मिलने से जनता पर कर का अतिरिक्त भार नहीं पड़ता, परंतु सीजीएसटी एवं एसजीएसटी की परस्पर कर जमा नहीं मिलती है। और 15वां बिंदु है कुछ वस्तुओं पर जमा न मिलना। जो कुछ वस्तुएं हैं उस पर कर जमा नहीं मिलता है, जो कर जमा होता है वो नहीं मिलता है, वो है वेट, वह सी एंड केन वेट जो है, उत्पादन कर जिसको है, दोनों में ही कुछ वस्तुओं पर कर जमा नहीं मिलती थी। और अब जीएसटी में अधिकांश परिस्थितियों में कर की जो जमा होती है वो राज्यों को मिल जाती है वापस। कर मुक्ति। पूर्व में अनेक प्रकार की कर मुक्ति थी, अनेक स्थानों पर उद्योग उत्पादन कर से मुक्त थे, लेकिन जीएसटी में जो कर मुक्ति वो न्यूनतम रखी गई है, जिसकी अलग से पूरी चैप्टर है, अध्ययन करेंगे उसमें। 17वां बिंदु जो है वो है सरकारी संस्थाओं पर या एनजीओ पर कर की वसूली कैसे। पूर्व में कर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक कंपनियों एवं धर्मार्थ संस्थाओं पर कर नहीं लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद जीएसटी में भी इस प्रकार की जो कर मुक्ति है वो जारी रखी गई है, अर्थात पहले की स्थिति ही वर्तमान में जीएसटी में है। कर मुक्ति की परिसीमा। ये पूर्व जो कर नियम थे वो अलग अलग अधिनियम में अलग अलग थी, जैसे उत्पादन कर में 1.5 करोड़, सेवा कर में 10 लाख, यूँ अलग अलग राज्यों में वेट में 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए। जबकि नया कर अधिनियम जीएसटी में परिसीमा जीएसटी परिषद तय करती है, जो वर्तमान में 20 लाख है, और ये केवल माल की पूर्ति करने वाले और विशेष राज्यों में न रहने वाले व्यापारियों की दशा में इसको 40 लाख तक भी मानना। 19वां जो अंतर का बिंदु है कर जमा, टैक्स क्रेडिट का। तो पूर्व अधिनियम में पूर्व में केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने पर ही कर जमा मिलती थी, या कुछ दशाओं में निवेश इनपुट भी थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद जीएसटी में चाहे माल राज्य से राज्य में भेजें या राज्य के बाहर भेजें, कर मिलता है, जो होता कर जमा मिलती है। 20वां है उपभोक्ता पर भार। उत्पादन कैश जैसे कुछ करों की बिक्री पर लगाए कर से कर जमा नहीं मिलती थी, जिससे वो लागत में सम्मिलित हो जाते थे और कर पर कर लग जाता था। वर्तमान जीएसटी अधिनियम में जीएसटी में प्रत्येक स्तर पर कर की जमा मिलती है, अतः एक स्तर पर चुकाए गए कर वस्तु व सेवा की लागत में सम्मिलित नहीं होते हैं। कर का दुष्प्रभाव भी कम पड़ता है। और अंतिम जो 21वां बिंदु है
वो है केंद्र एवं राज्यों के साथ साथ चलने वाले अधिकार। एक दूसरे के कौन कौन से अधिकार साथ चलते हैं। पूर्व का जो कर अधिनियम था उसमें पूर्व में राज्य व केंद्र सरकारों के अलग अलग अधिकार थे और दोनों ही साथ साथ चलने वाली शक्तियाँ कोई नहीं थी। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी में कर संबंधी अधिकार जीएसटी परिषद में निहित हैं और केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्री इसके सदस्य हैं। अतः राज्यों व केंद्र के अधिकार साथ साथ चलते हैं। ये मुख्य रूप से पूर्व कर अधिनियम जीएसटी जो वर्तमान का कर अधिनियम है उसमें अंतर था, जिसका हमने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। अब आगे जो वीडियो में हम वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं जो हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।